CH 625 मैं पिनाग नहीं हूं। ये कौन है? हिमेश ने पूछा। तो मैं तुम्हें बता देता हूं। यह व्यक्ति वीर है। वह वह तीसरी मंजिल पर नया आया है। उसका पहला मैच मेरे खिलाफ है। हिमेश आश्चर्यचकित था। उसने वीर के बारे में भी सुना था। जाहिर है कि वह एक ऐसा इंसान था जिसने पिनाक को हराया था। तीसरी मंजिल पर उसकी ताकत लगभग 100वें स्थान पर होनी चाहिए। बेशक वीर ने आधे साल से ज्यादा अभ्यास किया था, लेकिन तीसरी मंजिल पर मौजूद फाइटिंग मास्टर्स भी कम नहीं थे। दबाव में कौन अच्छा अभ्यास नहीं करता? वीर कुछ सुधार कर सकता था, लेकिन यह बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए था। इस वीर ने किसी को नाराज किया है। उसका पहला मैच मुझसे है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा? खैर कोई बात नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस बाप को फायदा हुआ है। हिमेश ने अपने दिल में सोचा। अब उसका मूड अच्छा था। इसे आसान जीत कहा जा सकता है। अगर वह वीर की जीत का सिलसिला खत्म कर सकता है तो वह 5 या 6 और डेथ पॉइंट भी प्राप्त कर सकता है। यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। सिवान ने हिमेश के विचारों का सही अनुमान लगाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो? दूसरी मंजिल पर जीवास और पिनाक भी यही मानते थे, लेकिन वे दोनों मर चुके हैं। हिमेश ने अपने दिल में कुछ और ही सोचा। वीर ने वास्तव में दूसरी मंजिल पर पहुंचने के दौरान एक भी मैच नहीं हारा था, लेकिन तीसरी मंजिल पर कौन ऐसा नहीं था? लगातार जीत का कोई मतलब नहीं था। हिमेश को एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। चूंकि वह नहीं चाहता था कि उसका फायदा उठाया जाए, इसलिए उसने खुद को संभाला और धीरे से हाँ सर सिवान, मैं पिनाग नहीं हूं। ऐसा लगता है तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते। वीर की स्टोरेज रिंग में एक वस्तु है जिसे स्प्रिट बीड कहा जाता है। यह तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग मुख्य रूप से किसी की स्प्रिट पावर को पोषित करने के लिए किया जाता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी इंपा जाति स्प्रिट पावर के पहलू में स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली है। लेकिन जहां तक तुम जाइंट दिनों की बात है, तो तुम काफी कमजोर माने जाते हो। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें 1500 श्रेणी के डीमन ब्लड क्रिस्टल भी दूंगा। तुम्हारे जीतने के बाद मैं तुमसे वह स्प्रिट बीड खरीदूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? 1500 उच्च श्रेणी के डीमन ब्लड क्रिस्टल। हिमेश चौंक गया। तीसरी मंजिल पर बैठे किसी व्यक्ति के लिए भी यह बहुत बड़ी दौलत थी। अब से पहले उसने कहीं सुना था कि वीर भी स्प्रिट पावर के इस्तेमाल में कुशल है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से समझ में आता है कि उसके पास इस स्प्रिट बीड जैसी कोई चीज होगी। लेकिन वह सिवान पर विश्वास नहीं कर सका। कौन जानता था कि इस स्प्रिट बीड के अन्य उपयोग भी थे या नहीं? अगर यह एक ऐसा ट्रेजर था जिस पर एक हाई लॉर्ड भी लालच करता था, तो 1500 उच्च श्रेणी के डीमन ब्लड क्रिस्टल कुछ भी नहीं थे। इन 1500 उच्च श्रेणी के डीमन ब्लड क्रिस्टल के अलावा मैं आपको कुछ गोल्डन डिमोनिक इंसेक्ट्स कीड़े भी उधार दे सकता हूं। अगर आप वास्तव में वीर को आसानी से हरा सकते हैं, तो आप स्प्रिट बीड के लिए एक कीमत रख सकते हैं और हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी ओर, अगर आपको यह लड़ाई अतुलनीय रूप से कठिन लगती है और आपको जीतने के लिए गोल्डन डिमोनिक इंसेक्ट्स का प्रयोग करना पड़ सकता है, तो आप मुझे 1500 उच्च श्रेणी के डीमन ब्लड क्रिस्टल के लिए वह स्प्रिट बीड देंगे। सिवान के शब्दों को काफी ईमानदार माना जा सकता था। हिमेश भी हैरान था।
अफवाहों के अनुसार क्रूर और हिंसक सिवान वास्तव में उससे बहुत ही मधुर स्वर में बात कर रहा था। इन गोल्डन डिमोनिक इंसेक्ट्स को सिवान ने बहुत सावधानी और लागत के साथ पाला था। वे उसकी अंतिम मास्टर चालों में से एक थे। फिर भी वह उन्हें उसे उधार देने के लिए तैयार था। हालांकि हिमेश ने नहीं सोचा था कि उसे वीर के खिलाफ लड़ने के लिए इन गोल्डन डिमोनिक इंसेक्ट्स का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। वह कम से कम इन गोल्डन डिमोनिक इंसेक्ट्स की कमजोरियों को खोजने और समझने के लिए इस अवसर का उपयोग कर सकता था। अगर उसे भविष्य में सिवान से निपटना पड़ा तो यह बहुत मददगार होगा। हिमेश की अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। वह होली डीमन 7 स्टार्स में से एक बनना चाहता था। जहां तक सिवान की बात है, उसे कम रैंक वाले होली डीमन 7 स्टार्स में से एक माना जाता था। अगर वह उसकी जगह ले सकता है, अपनी रैंकिंग बढ़ा सकता है और एक हाई लॉर्ड के साथ कुछ संबंध भी बना सकता है, तो वह तीसरी मंजिल के सभी कल्टीवेशन रिसोर्सेस का आनंद ले पाएगा। बार बार सोचने के बाद हिमेश यह पता नहीं लगा सका कि उसे कहाँ नुकसान होगा। इसलिए वह आखिरकार सहमत हो गया। अच्छा, चूंकि भाई सिवान इतने इच्छुक हैं, तो मैं खुशी से स्वीकार करता हूं। सिवान मुस्कुराया। हिमेश वास्तव में नहीं जानता था कि उस काले कांच के बीड़ की उत्पत्ति क्या थी। अगर उसे पता होता कि बीड़ पिनाक का था, तो उसके झूठ का जाल ढह जाता। पिनाक भी एक जाइंट डीमन था, तो वह अपने पास एक बीड़ कैसे रख सकता था जो उसकी स्पिरिट पावर को पोषित करता था। सिवान ने अपनी कमर पर डिमोनिक इंसेक्ट्स के बैग को थपथपाया और एक भिनभिनाने वाली आवाज के साथ गहरे सुनहरे रंग के कीड़ों का एक समूह उड़ गया, धुएं की तरह बाहर निकलकर दोनों को घेर लिया। ये गोल्डन डिमोनिक इंसेक्ट्स थे। गोल्डन डिमोनिक इंसेक्ट्स के दांत तीखे थे और वे भयंकर रूप से क्रूर दिखते थे। वे मटर के दाने के आकार के थे और उनके शरीर पर गहरे सुनहरे रंग का कवच था। यह कवच बेहद कठोर और लगभग अभेदनीय था। इस तरह के कीड़ों ने बड़े होते हुए कई तरह की दुर्लभ धातुएं खाई थीं। उन्हें पालने की लागत बहुत अधिक थी। आमतौर पर एक फाइटिंग मास्टर अपना सब कुछ खो सकता था और उन्हें पालने का जोखिम नहीं उठा सकता था। केवल सिवान जैसे शीर्ष फाइटिंग मास्टर ही उनका इतना छोटा बैग पालने में सक्षम थे। फिर भी कुल मिलाकर केवल कुछ 100 ही थे। जैसे ही हिमेश ने इन गोल्डन डिमोनिक इंसेक्ट्स को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। अगर वह अपने लिए ऐसे अद्भुत अजीब कीड़ों को पकड़ सकता है, तो यह बहुत अच्छा होगा। एक ऐसी लड़ाई में जहां दो पक्ष बराबरी के हों, इन कीड़ों को छोड़ने से निश्चित रूप से शानदार प्रभाव पड़ेगा। ये वीर की लड़ाइयों के रिकॉर्ड वाली फैंटम एरे डिस्क हैं। इसमें एक पूरा सेट है। आपको इस मैच को गंभीरता से लेना चाहिए। आपका प्रतिद्वंद्वी सरल नहीं है। सुनिश्चित करें कि आप अपने आत्मविश्वास में अपनी नाव को पलट न दें। सिवान ने एक स्टोरेज रिंग फेंकी। अंदर वीर के स्काईफॉल एरिना में प्रवेश करने के बाद से उसकी सभी लड़ाइयों का एक पूरा फैंटम एरे डिस्क सेट था। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से भाई सिवान को यह स्पिरिट बीड लेने में मदद करूंगा। हिमेश ने हंसते हुए स्टोर एज रिंग अपने हाथ में ले ली। समय तेजी से बीत गया। वीर के तीसरी मंजिल में प्रवेश करने के बाद से पहले से ही 2 महीने बीत चुके थे। इस समय अवधि के दौरान वीर लगातार ध्यान में नियमों को समझ रहा था। वह अपने कॉन्सेप्टों की शक्ति में तेजी से कुशल होता जा रहा था। 2 महीने। स्काईफॉल एरिना के नियमों के अनुसार तीसरी मंजिल पर रहने के लिए हर फाइटिंग मास्टर को हर 2 महीने में एक मैच में भाग लेना पड़ता था। कोई इसे विलंबित करने के लिए भी आवेदन कर सकता था। कई फाइटिंग मास्टर थे जो लंबे समय तक बंद दरवाजे के एकांत में चले जाते थे।
बाहर आने के बाद उन्हें अपने सभी मैच पूरे करने होंगे। लेकिन एक सामान्य फाइटिंग मास्टर आम तौर पर ऐसा नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई बाहर आने से पहले 1 साल तक अभ्यास करता है, तो इसका मतलब है कि उसे 6 मैच लड़ने होंगे। एक दिन में 6 मैच खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी। स्काईफॉल एरिना की पहली और दूसरी मंजिल पर लगातार 3 या 4 मैच लड़ना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन तीसरी मंजिल पर कोई भी कमजोर नहीं था। लगातार 6 मैच लड़ना सिर्फ महत्या करने जैसा था। फाइटिंग एरिना में एक काले कपड़े पहने नौकर ने वीर को एक जेड स्लिप दी। यंग हीरो वीर, यह आज के लिए आपका तय किया गया मैच है। इसमें आपके प्रतिद्वंद्वी की जानकारी भी है। हिमेश वीर को यह थोड़ा संदिग्ध लगा। तथाकथित जानकारी वास्तव में बहुत कम थी। इसमें केवल तीसरी मंजिल में हिमेश की ताकत रैंकिंग को लगभग 50 रैंक पर सूचीबद्ध किया और उल्लेख किया कि उसका होली डीमन टैटू एक उच्च स्तरीय 6 पंखों वाला होली डीमन टैटू था। जहां तक कल्टीवेशन मेथड का उपयोग करने उसके पास कौन सी योग्यताएं थीं, उसकी टेक्निकें क्या थीं, या उसके पिछले मुकाबलों की फैंटम एरे डिस्क पर कोई जानकारी थी, इसका कोई उल्लेख नहीं था। हालांकि वीर को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। पिनाक को हराने के बाद उसने पूरे 10 महीने तक लगन से कल्टीवेशन की थी। थंडर के कॉन्सेप्ट, उसकी स्वनिर्मित चाल, साथ ही टेम्परिंग सेंसेस के 8 मायावी चरणों के गेटों के सबसे बुनियादी शुरुआत के साथ वह अपनी ताकत पर आश्वस्त था। कर्फ्यू जीत गया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला है और इस तरह 10 जीत की श्रृंखला और 1 डेथ पॉइंट प्राप्त किया है। अपने प्रतिद्वंद्वी की 42 जीत की श्रृंखला को समाप्त करने के लिए उसे 4 डेथ पॉइंट मिलते हैं। ये कुल मिलाकर 5 डेथ पॉइंट हैं। एक काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने फाइटिंग स्टेज पर जोर से घोषणा की। कर्फ्यू के प्रतिद्वंद्वी को उठाने के लिए कई कर्मचारी स्टेज पर गए। खून से सना हुई फाइटिंग स्टेज उस क्रूर और दुखद लड़ाई की याद दिला रही थी जो अभी अभी हुई थी। विजेता के रूप में कसू सिर से पैर तक खून से लथपथ था। उसकी ऊर्जा खपत बहुत ज्यादा थी और वह अपनी बची हुई ऊर्जा से मुश्किल से अपने शरीर को संभाल पा रहा था। उसने जल्दी से कुछ पिलें निगल लीं और अपनी सांसों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। चूंकि एक प्रतिद्वंद्वी को मारने से 10 जीत की श्रृंखला मिलती थी और एक प्रतिद्वंद्वी को हराने से सिर्फ 1 जीत की श्रृंखला मिलती थी, इसलिए तीसरी मंजिल के फाइटिंग मास्टर्स के बीच की लड़ाइयां आमतौर पर खून-खराबे और अराजकता से भरी होती थीं। ये लड़ाइयां लगभग हमेशा जीवन और मृत्यु की प्रतियोगिताएं होती थीं। इस तरह की लड़ाई फाइटिंग मास्टर पर बहुत ज्यादा दबाव डालती थी। यहां तक कि एक अनुभवी फाइटिंग मास्टर, जिसने ऐसी कई लड़ाइयों का अनुभव किया था, को भी शांत रहना मुश्किल लगता था। जैसे ही कर्फ्यू स्टेज से नीचे चला गया, एक नए फाइटिंग मास्टर ने स्टेज पर कदम रखा। हर महीने इसी दिन तीसरी मंजिल का फाइटिंग एरिना सबसे ज्यादा व्यक्तियों से भरा होता था। आज के दिन कई दर्जन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थीं। वीर अभी अभी फाइटिंग एरिना में आया था। वह यहाँ के फाइटिंग मास्टर की ताकत का अनुमान लगा रहा था और खुद से उसकी तुलना कर रहा था। तभी उसके चारों ओर से एक तेज और कर्कश हंसी की आवाज आई। उसने इस जाइंट डीमन साथी को देखने के लिए अपने शरीर को घुमाया। इस व्यक्ति के शरीर पर किसी अज्ञात प्रकृति की स्याही का इस्तेमाल किया गया था और उसके शरीर पर कई प्रतीक बने हुए थे। जब यह जाइंट डीमन साथी वीर को देख रहा था, जब अपने तीखे नुकीले दांतों को दिखाते हुए खतरनाक तरीके से हंस रहा था, वीर ने भौहें सिकोड़ी। उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने कहा, क्या तुम हिमेश हो? स्मार्ट, तुम आज के मेरे प्रतिद्वंद्वी हो।
हम अगले राउंड में लड़ेंगे। ओह, मुझे खुशी है कि मुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ, तुम अपने आप में काफी आश्वस्त हो। मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे अपना पहला प्रतिद्वंद्वी बनाने के लिए किसको नाराज किया है। निश्चिंत रहो, मुझे अपने विरोधियों को क्रूरता से मौत के घाट उतारने की आदत नहीं है। मैं तुम्हें एक सुखद और सरल मौत दूंगा। हिमेश के लिए उसके सामने मौजूद वर्तमान वीर 1500 उच्च श्रेणी के डीमन ब्लड क्रिस्टल के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सिवान ने एक प्रतिज्ञा की थी। एक बार जब हिमेश वीर की स्टोरेज रिंग को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है, तो वह हिमेश को हाई लॉर्ड हसन के अधीन एक प्रत्यक्ष जागीरदार बनने के लिए पेश करेगा। यह शर्त अपने आप में हिमेश के महत्वाकांक्षी दिल को बहुत प्रभावित करने में सक्षम थी। एक बार जब वह हाई लॉर्ड की कृपा में पहुंच जाता है, तो वह 20% छूट, 30% छूट या यहां तक कि अभ्यास संसाधनों का पूरी तरह से मुफ्त उपयोग प्राप्त कर सकता है। हिमेश के लिए, हालांकि इस स्प्रिट बीड का शायद बहुत बड़ा मूल्य था, यह अभी भी एक अज्ञात वस्तु थी। यह उसके सामने दिखाई देने वाले लाभों की तुलना कैसे कर सकता है? इस प्रकार इस समय वह वीर से लड़ने के लिए अधीर था। क्या मैंने इस साथी को नाराज किया है? वीर ने अपना सिर चुमाया। उसे नहीं पता था कि यह हिमेश किस बात पर इतना बेचैन हो रहा था। अनजाने में वीर ने एरिना में सिवान को देखा, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सिवान। वीर की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। पिछले कुछ दिनों से वह अपने अभ्यास क्षेत्र से बाहर नहीं निकला था, इसलिए सिवान को उसके साथ कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब जब उसे मैच के लिए फाइटिंग स्टेज पर प्रवेश करना था, तो सिवान शायद उससे निपटने का यह मौका नहीं जाने देगा। अपना कदम बढ़ाओ, मैं साथ चलूंगा। वीर ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। अगर सिवान खुद भी आ जाता, तो भी उसे बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं होता। स्टेज पर मुकाबला बराबरी का था। वीर शांति से यह मुकाबला देख रहा था, जब इस पल वीर के कान में एक स्पिरिचुअल एनर्जी ध्वनि संचरण गूंज उठा। भाई वीर। इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर वीर ने देखा कि उससे बात करने वाला व्यक्ति हर्षित था। भाई हर्षित। भाई वीर, आज तुम्हारा पहला मैच है। मुझे तुम्हारे मैच के बारे में 4 घंटे पहले ही पता चला है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ जानकारी जुटाने में मदद की है। दी। जब हर्षित बोल रहा था, तो उसने वीर को एक जेड स्लिप। मैं जल्दी में था, इसलिए सीमित मात्रा में जानकारी है। जल्दी करो और इसे देखो। धन्यवाद। वीर के दिल में थोड़ी गर्मी महसूस हुई। हालांकि वह अच्छी तरह से जानता था कि हर्षित ने उससे दोस्ती इसलिए की क्योंकि वह वीर के उज्जवल भविष्य की प्रतीक्षा कर रहा था, चाहे कारण कुछ भी हो। तीसरी मंजिल पर एक दोस्त का होना फिर भी बहुत संतुष्टिजनक और आरामदायक बात थी। CH 626 हम क्या हो रहा है? तीसरी मंजिल पर एक दोस्त का होना फिर भी बहुत संतुष्टिजनक और आरामदायक बात थी। वीर ने अपनी स्पिरिट पावर को जेड स्लिप में डुबो दिया। स्टेज पर लड़ाई के अंतिम रूप से तय होने से पहले वीर के पास ज्यादा कुछ देखने का समय नहीं था। यह एक दुर्लभ परिणाम था। दोनों फाइटिंग मास्टरों की ताकत बहुत करीब थी, इसलिए जबकि दोनों परस्पर घायल थे, किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। अगर यह पहली मंजिल होती तो यह मैच शायद दर्शकों की चीख और चिल्लाहट के विस्फोट से भरा होता। लेकिन तीसरी मंजिल पर दर्शकों ने एकमत चुप्पी बनाए रखी। पूरे फाइटिंग एरिना में एक दबाड़रा माहौल भर गया। आपकी जीत होती है। रेफरी ने दोनों फाइटिंग मास्टरों को देखा और फैसला किया कि कौन जीता है।
फिर उसने दर्शकों की ओर देखा और कहा, अगला मैच वीर के खिलाफ हिमेश। जैसे ही वीर का नाम पुकारा गया, स्टैंड में बैठे कई लोगों ने स्टेज पर ध्यान दिया। लेकिन यह सिर्फ कुछ लोगों का ध्यान था। दूसरी मंजिल पर वीर राजा था, सूरज की तरह ऊंचा, लेकिन तीसरी मंजिल पर वह अपेक्षाकृत सामान्य व्यक्ति था। इन फाइटिंग मास्टर्स की नजर में वीर वास्तव में एक शीर्ष स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन वह बहुत कोमल था। अगर मुझे सही से याद है तो यह वीर का पहला मैच होना चाहिए। मुझे नहीं लगा था कि उसे हिमेश जैसे किसी व्यक्ति से लड़ना होगा। हिमेश को तीसरी मंजिल का एक अनुभवी फाइटिंग मास्टर माना जा सकता है। उसकी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध ताकत शीर्ष 50 में है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कितनी ताकत छिपा रहा है। ऐसा लगता है कि स्काईफॉल एरिना के जजों का मानना है कि वीर की ताकत भी तीसरी मंजिल पर शीर्ष 50 में है। मुझे वास्तव में नहीं पता कि वे अपने मूल्यांकन के लिए किस तरह के माप का उपयोग कर रहे हैं। वह दूसरी मंजिल से आया एक नन्हा सा योद्धा है और फिर भी उसे शीर्ष 50 रैंकिंग में एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में रखा गया है। इस वीर की किस्मत ही खराब है। एक फाइटिंग मास्टर ने वीर की बदकिस्मती पर खुशी जताते हुए कहा, स्काईफॉल एरिना के फाइटिंग मास्टर्स निश्चित रूप से नए टैलेंटेड लोगों को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते थे। अगर वे बदकिस्मत होते तो वे इन लोगों के लिए कदम रखने का पत्थर बन सकते थे। मुझे लगता है कि वीर ने शायद किसी को नाराज किया है, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि वीर की किस्मत खराब है। आइए पहले नतीजों पर एक नजर डालते हैं। वीर ने अपने पैर थपथपाए और हल्के से स्टेज पर पहुंच गया। विपरीत दिशा में एक तरफ हिमेश ने एक लंबा भाला पकड़ लिया। वह पहले से ही स्टेज पर इंतजार कर रहा था। भाले से भाले की टक्कर। लेकिन वीर का पर्पल क्लस्टर स्पीयर हिमेश के विशाल अजगर जैसे लंबे भाले से छोटा था। शुरू करो। बिना किसी देरी के रेफरी ने तुरंत मैच शुरू कर दिया। लड़के, तुम मुझसे मिलना अपनी बदकिस्मती समझ सकते हो, अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हिमेश ने आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ उसकी ऑरा बढ़ता गया और तेज थंडर एनर्जी की आवाजें दिल की धड़कन की तरह हवा में भर गई। कदम दर कदम हर कदम और भी भयावह होता गया, यहाँ तक कि वीर को भी लगा कि उसका अपना दिल थोड़ा प्रभावित हो रहा है। कितना अद्भुत ऑरा है। स्टेज के ऊपर हर्षित का दिल ठंडा हो गया। स्काईफॉल एरिना की तीसरी मंजिल के फाइटिंग मास्टर्स अपनी पीढ़ी के कोई नहीं थे। हालांकि यह कदम सरल लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह गहन रहस्यों की परतों से भरा हुआ था। अगर स्टेज पर वीर नहीं बल्कि वह होता, तो हिमेश के सामने उसकी अपना प्रभावशाला ऑरा पूरी तरह दब जाता। अगर लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसकी शक्ति दब गई होती, तो वह लड़ भी कैसे सकता था। एरिना में मौजूद कई अन्य फाइटिंग मास्टर्स ने चुपके से हिमेश के कदमों की तारीफ की। यहाँ तक कि आम तौर पर घमंडी और अलग-थलग रहने वाले सिवान ने भी एक चौड़ी मुस्कान दिखाई। हालांकि वीर स्टेज पर ही खड़ा रहा, ऐसा लग रहा था कि उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यह लड़का आखिर कर क्या रहा है? हिमेश ने भौहें सिकोड़ी। बिना रुके उसके कदमों का ऑरा जल्द ही चरम पर पहुंच गया। उसके हाथों में मौजूद लंबे भाले ने अपनी पूरी क्षमता जुटा ली थी। वह हमला करने के लिए तैयार था। लेकिन इस समय हिमेश को अचानक लगा कि उसके कदम धीमे हो गए हैं। जाहिर है उसे तेजी से चलना चाहिए था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उसकी हरकतें उसके दिमाग में नहीं आ पा रही थीं। इन धीमे कदमों की वजह से उसकी मूल रूप से सही लय अचानक बाधित हो गई थी। इस प्रकार वह ऑरा जो वह हर कदम के साथ
आठ इकट्ठा कर रहा था, नष्ट हो गई था। हम क्या हो रहा है? हिमेश को बहुत झटका लगा। उस पल में उसे लगा जैसे वह अतुलनीय रूप से धीमा हो गया है। हालांकि उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन उसकी स्पीयर स्किल की क्षमता कम हो गई थी। आसपास के सभी फाइटिंग मास्टर्स बहुत हैरान थे। तीसरी मंजिल के फाइटिंग मास्टर के रूप में जो लोग यहां पहुंचने में सक्षम थे, वे अपनी पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोग थे। उन्होंने स्वाभाविक रूप से देखा कि अभी क्या हुआ था। समय की अवधारणा। हाँ, उस मास्टर सन कि वीर ने वास्तव में स्पेस और टाइम के नियमों को समझ लिया है। एक फाइटिंग मास्टर को अचानक याद आया, उसने भी वीर के बारे में जानकारी देखी थी। यह केवल एक सतही समझ है। फाइटिंग मास्टर के बगल में एक उत्कृष्ट फ्यूरा फाइटिंग मास्टर ने गुस्से से देखा। कॉन्सेप्टों के संदर्भ में फ्यूरा स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ थे, लेकिन खुद एक युवा फ्यूरा फाइटिंग मास्टर के रूप में वह अभी भी स्पेस और टाइम के कॉन्सेप्टों को समझने में सक्षम नहीं था। फिर भी यह इंसान ऐसा करने में सक्षम था। बेशक वह इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। हालांकि उसके बगल में बैठे फाइटिंग मास्टर को फ्यूरा युवक के शब्दों के पीछे का मतलब समझ में नहीं आया था। वह कहता रहा, यह वास्तव में बस थोड़ा सा है, लेकिन यह भी आसान नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि समय के कॉन्सेप्ट का यह सरल सतही ज्ञान हिमेश की लय को बर्बाद करने में सक्षम था। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के उपयोग का यह तरीका बहुत चतुराईपूर्ण है। यह फाइटिंग मास्टर जितना उत्साहित होता गया, फ्यूरा युवक की अभिव्यक्ति उतनी ही बदसूरत होती गई। तुम सच में कुछ अच्छे हो, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कम आंका था। लेकिन अगर तुम मेरे स्प्रेयर स्किल को खत्म कर सकते हो तो क्या हुआ? मुझे तुम्हें दबाने के लिए उस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही पूरी ताकत से ऐसा कर सकता हूँ। मेरा भाले का मजा चखो। हिमेश ने एक जोरदार वार किया और उसके हाथों में मौजूद लंबा भाला अचानक ऊपर से गिर गया। उसके बाद एक बड़ा दबाव आया। हवा को उड़ती हुए डीमन एनर्जी ने एक विशाल काले बादल की तरह भर दिया। उस पल वीर की आंखों में एक चमकीली रोशनी चमक उठी। उसके हाथों में पर्पल क्लस्टर स्पीयर बिजली की एक तरंग की तरह आगे बढ़ा। थंडर का कॉन्सेप्ट। इस भाले के साथ कोई मारक टेक्निक नहीं जुड़ी थी। भाले के शाफ्ट के ऊपर केवल एक बैंगनी थंडर एनर्जी चमक रही थी। थंडर के कॉन्सेप्ट के तहत इस थंडर एनर्जी की शक्ति पहले से अतुलनीय थी। सिंखट, पर्पल क्लस्टर स्पीयर और लंबे भाले ने अपने शाफ्ट से एक दूसरे पर प्रहार किया। लंबा भाला अचानक रुक गया। थंडर एनर्जी की एक हिंसक और उग्र शक्ति हिमेश के शरीर में समा गई थी। हिमेश रुक गया। ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर इस थंडर एनर्जी से लकवा ग्रस्त हो रहा था। हालांकि हिमेश वास्तव में तीसरी मंजिल का एक उच्च रैंकिंग वाला फाइटिंग मास्टर था। जैसे ही उसने पर्पल क्लस्टर स्पीयर को एक सांप की तरह अपने गले की ओर बढ़ते देखा, उसने अपनी जीभ को काट लिया, अपने शरीर को बलपूर्वक शांत किया। बाहर निकलो। उसने जल्दी से वीर के सामने एक भाला रख दिया। वीर ने इस मौके का फायदा उठाकर उल्टा पलटा। जैसे ही वह हवा में था, उसके हाथ हिलने लगे। द्रुथलेस स्पीयर स्ट्राइक। एक भाला बाहर निकला। ब्लड ड्रिंकिंग सीलें हवा में नाचने लगीं। स्काईफॉल एरिना में आने के बाद न केवल ब्लड ड्रिंकिंग सीलों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई, बल्कि जीवांस और पिनाक जैसे शक्तिशाली लोगों की मृत्यु के साथ ब्लड ड्रिंकिंग सीलें एक भयानक स्तर पर पहुंच गई थी। उनकी ताकत तेजी से बढ़ गई थी। इस भाले के साथ ब्लड ड्रिंकिंग सीलें घूमती हुई स्टील की सुई की तरह आगे बढ़ी।
हिमेश की पुतलियां सिकुड़ गईं, बेवजह चौंक गया। वीर की ताकत उसकी सबसे उच्च कल्पनाओं से कहीं ज्यादा थी। धमाका! डीमन एनर्जी पूरी तरह से फूट पड़ी। हिमेश के चारों ओर डीमन एनर्जी की विशाल लहरें दिखाई दी। उसके शरीर पर मौजूद प्रतीक एक चमकदार रोशनी बिखेरने लगे। उसने अपनी सबसे महत्वपूर्ण कल्टीवेशन मेथड को एक्टिवेट करते हुए पूरी ताकत लगा दी थी। वीर ने उपहास किया। पावर लाइक गॉड टेक्निक एक्टिवेट। साईं। भाला आगे निकला। हिमेश ने पर्पल क्लस्टर स्पीयर को रोक दिया, लेकिन ब्लड ड्रिंकिंग सीलों के घूमते हुए भंवर ने डीमन एनर्जी की तरंगों को अलग कर दिया, जो सीधे उसकी ओर बढ़ रही थीं। लंबे भाले के साथ हिमेश अपने भाले से इस हमले का विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ था। तुम देखो! हिमेश चिल्लाया। उसने मुट्ठी बांध ली। ब्लड ड्रिंकिंग सीलों के खिलाफ मांस और खून से बना मुक्का। कचा! हिमेश के मुक्के से दर्जनों ब्लड ड्रिंकिंग सीलें आश्चर्यजनक रूप से उड़ गई। हिमेश की मुट्ठी की बात करें तो केवल त्वचा टूटी थी। वीर की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। कितना मजबूत मुक्का था! लेकिन जैसे ही वीर चौंका, हिमेश और भी ज्यादा चौंक गया। वह मुक्का सामान्य लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसने बहुत ताकत खर्च की थी। उसने उस हमले का विरोध करने के लिए अपने शरीर में छिपे अत्यधिक संकुचित डीमन एनर्जी का इस्तेमाल किया था। वह उसके सेक्ट की सबसे बेहतरीन रक्षात्मक कल्टीवेशन मेथड से जुड़ी टेक्निक थी, ग्रेट डायमंड शील्ड। लेकिन एक पल पहले उस मुक्के में वह ग्रेट डायमंड शील्ड लगभग टूट गई थी। यह लड़का, अगर वह जिंदा रहा तो वह निश्चित रूप से एक आपदा होगा। हिमेश ने अपनी मुट्ठी से खून चाटा, उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट से भरी गई थी। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा। चूंकि ऐसा है, इसलिए मैं तुम्हें अपना पूरा और संपूर्ण हमला करने के लिए कहूंगा। यह पहली बार है जब मैंने स्काईफॉल एरिना में इस हमले का इस्तेमाल किया है। सिवान ने पहले ही कहा था कि हिमेश अपनी ताकत छिपा रहा है। अगर वह अपनी पूरी ताकत दिखाता तो हिमेश कम से कम 30वें स्थान पर तो आ ही सकता था। वह शीर्ष 30 स्थान वाले फाइटिंग मास्टर को भी चुनौती दे सकता था। हिमेश के पूरे शरीर से चटकने की आवाजें आने लगीं। उसका चेहरा और भी बलवान होता गया। उसका माथा और भी उभर गया और उसके नुकीले दांत लंबे होते गए। उसके शरीर की सारी नीली नसें कीड़ों की तरह मुड़ने लगीं। वीर की आंखें चमक उठीं। वह हिमेश के शरीर के भीतर से निकलने वाले ऑरे द्वारा प्रसारित की जा रही तीव्र दबाव भरी भावना को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। स्काईफॉल एरिना की तीसरी मंजिल वास्तव में दुबके हुए बाघों और छिपे हुए ड्रैगन का अड्डा है। मात्र 40 से 50 रैंक वाले हिमेश में वास्तव में इतनी ताकत हो सकती है। अगर कोई शीर्ष 10 में है या होली डीमन 7 स्टार्स में से एक है, तो इस स्थिति में वे कितने भयानक होंगे। वीर का दिल लड़ाई की भावना से जल उठा। उसने पावर लाइक गॉड कोर की शक्ति को पूरी तरह से मुक्त करने का फैसला किया। वीर ने पावर लाइक गॉड टेक्निक की दूसरी परत को छू लिया था। पावर लाइक गॉड कोर की स्पिरिचुअल एनर्जी को संपीड़ित करने की क्षमता बढ़ गई थी और शक्ति और स्पिरिचुअल एनर्जी में वृद्धि दूसरे स्तर तक बढ़ गई थी। वीर की टेम्परिंग मेरो स्टेज के 8 मायावी चरणों के गेटों को खोलने के प्रयास के साथ उसकी सहन शक्ति और दृढ़ता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी। अब केवल पावर लाइक गॉड टेक्निक के साथ वीर की फाइटिंग पावर पहले से ही बेहद भयानक थी। जहां तक उसकी अन्य क्षमताओं का सवाल है, वीर ने उनका उपयोग नहीं किया। उसे अभी भी तीसरी मंजिल पर आगे बढ़ने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना था।
संपीड़ित स्पिरिचुअल एनर्जी के विस्फोट के बाद वीर ने पर्पल क्लस्टर स्पीयर को पकड़ लिया। डिवाइन डीमन थंडर सोल पूरी तरह से उसमें विलीन हो गई और ब्लड ड्रिंकिंग सीलों की एक बड़ी संख्या हवा में बह गई। स्पिरिचुअल एनर्जी की लहरें हवा में एक प्रचंड सुनामी की तरह भर गई। वीर के सामने हिमेश का रूप अचानक प्रकट हुआ। उसने अपने डीमन एनर्जी को सीमा तक बढ़ा दिया था। आसुरी शक्ति बल। अपने पूरे शरीर को काली रोशनी के भंवर में लपेटे हुए हिमेश एक उल्का के अवतार की तरह था जब वह नीचे गिर रहा था। इस प्रहार में पृथ्वी की महान कॉन्सेप्ट निहित था। जायंट डीमन जाति का टैलेंट कॉन्सेप्टों की उनकी समझ से संबंधित नहीं था। हालांकि स्काईफॉल एरिना की तीसरी मंजिल जैसे शीर्ष अभ्यास वातावरण के कारण वे समान रूप से एक कॉन्सेप्ट को समझ सकते थे जो उनके पास था। इस कॉन्सेप्ट के साथ हिमेश की भयानक शारीरिक शक्ति और भी अधिक उत्कृष्ट थी, साथ ही साथ उसका अतुलनीय रूप से मोटी डीमन एनर्जी। इन तीनों पहलुओं के साथ जैसे ही हिमेश ने अपना सबसे मजबूत हमल किया, पूरा क्षेत्र काले बादलों से ढक गया। यह एक विशाल पर्वत द्वारा दबाए जाने जैसा था। क्या शानदार चाल है! एक लंबे भाले का लाभ इसकी क्षमता और अपने सामने सभी को पीछे ढकेलने की क्षमता में निहित है। हिमेश का यह हमला इस सत्य का उदाहरण है। हिमेश वास्तव में अपनी ताकत को अच्छी तरह से छिपा रहा था। सिर्फ इस हमले से ही उसकी रैंकिंग अनुमान शीर्ष का नीस में होने से लगाया जा सकता था। वीर इससे कैसे बचाव करेगा? एरिना में मौजूद फाइटिंग मास्टर्स धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। शीर्ष फाइटिंग मास्टर के बीच लड़ाई में जीत और हार अक्सर एक पल में तय हो जाती थी। इससे पहले की झड़प सिर्फ एक जांच करने वाला हमला था। एरिना के किनारे पर हर्षित भी चिंतित महसूस कर रहा था। हिमेश का यह प्रहार वास्तव में धरती को हिला देने वाला था। क्या वीर वास्तव में इससे बचाव कर पाएगा? धरती की गहरी ताकत वाले इस प्रहार का सामना करते हुए वीर ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सीमा तक घुमाया। किसी भी अंतिम चाल के बिना वीर केवल पावर लाइक गॉड टेक्निक की दूसरी परत द्वारा उसे दी गई शक्ति में अत्यधिक वृद्धि पर निर्भर था। वध। इस हमले में उसकी इच्छा शक्ति और क्षमता का समावेश था। वीर ग्रेट एक्सक्लूडेड हेलबर्ड आर्ट की सबसे बड़ी ताकत को समझने में सक्षम था। 100 ब्लड ड्रिंकिंग सीलें पूरी तरह से पर्पल क्लस्टर स्पीयर में विलीन हो गईं।